तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेस्टर्न मार्शेस में अपीयर हुए रेयर ट्रेजर को हासिल करने के लिए राइचस पाथ के डिसाइपल्स और डिमोनिक सेक्ट के लोगों में जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर वो ट्रेजर हाथ लगा ज़ियाफान के मंकी के। साथ ही ज़ियाफान ने नोटिस किया कि फिशमैन क्लैन के मॉन्स्टर इस दूर दराज के इलाके में ऐसे तो नहीं आ सकते, जरूर से उन्हें यहाँ पर किसी ने एंट्री दी होगी। तो वो इस फिशमैन क्लैन के मसले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है, जिसमें हेहुआन डिमोनिक सेक्ट की फेरी जिन ने भी उसका साथ दिया। वेल, इन दोनों को डाउट हो रहा था कि शायद इसमें फेंगशियांग वैली इन्वॉल्व हो सकती है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फेंगशियांग वैली का ये राज सबके सामने लाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ज़ियाफान और फेरी जिन फेंगशियांग वैली में घुसने की फिराक में थे। उन्होंने वन बाय वन वहाँ के डिसाइपल्स पर अटैक करते हुए अपना रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। वो फेंगशियांग वैली के डिसाइपल्स को इतनी सफाई से खत्म कर रहे थे कि किसी को उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दी, मगर हम देख पाते हैं कि वहाँ एक जगह पर अजीब सी एनर्जी थी। ज़ियाफान जैसे उस एनर्जी के कांटेक्ट में आया, वहाँ मौजूद गोल्डन बेल्स बजना शुरू हो गई, जिससे फेंगशियांग वैली के लोग अलर्ट हो गए। उन्हें समझ आ चुका था कि कोई उनकी वैली में घुस चुका है। इस तरह से पूरी वैली में अफरा तफरी मच गई। ज़ियाफान को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि गोल्डन बेल्स अपने आप रिंग क्यों हो रही है। अब वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने सारे डिसाइपल्स के होते हुए वहाँ से भागना इन दोनों के लिए मुश्किल हो गया। तब तक इन दोनों को कैप्चर करने के लिए शुन भी अपने कई सारे डिसाइपल्स लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उन सब ने मिलकर ज़ियाफान और फेरी जिन को चारों ओर से घेर लिया था। तभी ज़ियाफान अपनी इवल एनर्जी को रिलीज करते हुए उनमें से कई सारे डिसाइपल्स को घायल कर वहाँ से भाग निकला। हालांकि फेरी जिन उनके फॉर्मेशन में ट्रैप हो गई थी। अब मास्टर शुन कई सारी हेवनली शैकल्स का यूज करते हुए उसे जकड़ने की कोशिश करता है, मगर फेरी जिन यहाँ से वहाँ भागते हुए खुद को बचाने लगी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ज़ियाफान ये सब छुप कर देख रहा था। वो फेरी जिन को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता, इसलिए उसने अपनी डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए उस शील्ड पर अटैक कर दिया, जिससे वो शील्ड डैमेज होकर इसी का फायदा उठाते हुए फेरी जिन उस एरी को ब्रेक करके वहाँ से भाग निकली। वेल, यहाँ पर मास्टर शुन को ये दोनों कौन है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वही दूसरी तरफ फेरी जिन ज़ियाफान का शुक्रिया अदा करने लगी, जिस पर ज़ियाफान कहता है कि मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, हम दोनों ने भी बस अपने अपने फायदे के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया था। इस मिशन की कंप्लीट होते ही हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। इधर ली जुन शुन से कह रहा था कि पता नहीं वो लोग कौन थे, मगर उनके एबिलिटीज को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि वो कोई मामूली कल्टीवेटर्स तो नहीं हो सकते, इसलिए तो आप इतने पावरफुल होकर भी उन्हें कैप्चर नहीं कर पाए। अब हमें इस बात की खबर हमारे लीडर तक पहुंचानी होगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते कि लीजुन ने सारा मसला अपने लीडर को बता दिया है। वो कह रहा था कि उन लोगों ने फिशमैन क्लैन के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए इस बात का पता लगा लिया है कि हमारी फेंगशियांग वैली इसमें इन्वॉल्व थी, जो सुनकर उसका लीडर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि अगर वो हेवनली स्टोन ट्रेजर हमारे हाथ लग जाता तो हमारे लिए आसानी हो जाती, मगर तुम लोग तो उस ट्रेजर को भी हासिल नहीं कर पाए, जिसके लिए लीजुन अपने लीडर से माफी मांगता है। तो अब उसके लीडर ने उसे हुक्म दिया कि वैली की सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बना दो, ना कोई वैली में आना चाहिए और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अब अगले सीन में हमें डीमन किंग सेक्ट दिखाया गया, जहाँ पर ज़ूकियो डीमन किंग से मिलने आई थी। वो देख पाती कि डीमन किंग दो एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट को रिफाइन करने में लगे हुए हैं। साथ ही डीमन किंग ज़ूकियो को बताते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल ब्लड फॉर्मेशन आधा तो बन चुका है, अगर हम ऐसे दो और स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढ पाए तो इससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। बस एक बार ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, फिर तो हमारा डीमन किंग सेक्ट इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। खैर, मैंने तुम्हें मार्शेस में इसलिए भेजा था ताकि तुम ज़ियाफान पर नजर रख पाओ, तो बताओ फिर क्या खबर है। जिस पर ज़ूकियो ने बताने लगी कि ज़ियाफान ने हेयुआन सेक्ट और वांडो सेक्ट के साथ मिलकर चांगशिंग सेक्ट को तबाह कर दिया। उसका ये कारनामा तो देखने लायक था, मगर पता नहीं क्यों आखिर में उसने वांडो सेक्ट के प्रिंस किनरियो पर अटैक कर दिया था। जिस पर डीमन किंग कहने लगे कि ज़ियाफान एक्सेप्शनल टैलेंट है, साथ ही उसका नेचर काफी ज्यादा अग्रेसिव और ब्रूटल है, मगर वो किंगमिंग सेक्ट की लड़की के सामने इमोशनल हो गया। जिस पर ज़ूकियो बताती है कि शायद मिस जी और उसकी फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा ही क्लोज है। ज़ियाफान ने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचाया था। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि मास्टर शुन ने अपने कुछ डिसाइपल्स को गैदर किया है। वो सबको बता रहा था कि किसी भी कीमत पर हमें उन घुसपैठियों को ढूंढना होगा। उस लड़की ने तो मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, इसलिए मैं आसानी से उसे जाने
जाने नहीं दे सकता। दरअसल शुन यहाँ पर फेरी जिन की बात कर रहा था। वही दूसरी तरफ जाफन कह रहा था कि हम इतनी केयरफुली उस वैली में घुसे, मगर फिर भी उन गोल्डन बेल्स की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। जिस पर फेरी जिन कहने लगी कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं अगर हम उनमें से किसी एक बंदे को कैप्चर कर लें। तो प्लान के मुताबिक जाफन फिनशियांग वैली के लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और तब तक फेरी जिन ने उसमें से एक बंदे को कैप्चर कर लिया। वही दूसरी तरफ शुन अपनी टीम के साथ जाफन का ही पीछा कर रहा था। वो जाफन पर अपनी फायर पावर से मुसलसल हमले करता है, मगर जाफन ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस पर काउंटर अटैक कर वो वहाँ से भाग निकला। साथ ही शुन को पता चल गया था कि उसका एक डिसाइपल गायब है और समझ गया था कि जरूर से इन लोगों ने उसे कैप्चर किया होगा। अब अगले सीन में हम देख पाते कि फेरी जिन ने फिनशियांग वैली के डिसाइपल को अपनी चार्मिंग टेक्निक में फंसा कर उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो बंदा उसे अपनी फायर नोट के बारे में बता रहा था कि कैसे वो लोग इसी का यूज करते हुए किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं और उतने में जाफन वहाँ पर आ जाता है। उसने आते ही उस बंदे को अपनी एनर्जी में जकड़ते हुए उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे वैली में वो गोल्डन बेल्स का क्या फंक्शन है और उसकी क्या मिस्ट्री है। जिस पर वो बंदा बता रहा था कि उन बेल्स को ग्रे गिनी पिग हैंडल करता है। वेले ग्रेट माउंटेन में पाया जाने वाला सबसे यूनिक बीस्ट था। वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि स्ट्रेंजर्स के आते ही वो अपनी गोल्डन बेल्स का यूज करके सबको आगाह कर देता। ये सब सुनकर तो जाफन काफी ज्यादा हैरान हो गया। अगर उसे वैली में जाना है तो सबसे पहला इस ग्रे गिनी पिग को पकड़ना होगा। तो ये लोग उस बंदे से पूछने लगे कि बताओ उस गिनी पिग को कहाँ रखा गया, मगर ये एक ऑर्डिनरी डिसाइपल था इसलिए वो इनके ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते कि शुन अपने सेक्ट में वापस आ चुका है। लीजुन उससे कह रहा था कि मास्टर ने मना करने के बावजूद भी तुम वैली से बाहर गए, साथ ही साथ तुम्हारा एक डिसाइपल भी कम है। अब इससे तुम्हें मास्टर की पनिशमेंट को फेस करना पड़ेगा। जिस पर शुन उससे कह रहा था कि जब तक मैं उस लड़की को कैप्चर नहीं करूं मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। वही दूसरी तरफ जाफन ने फेरी जिन के लिए एक डिलीशियस डिनर प्रिपेयर किया था, जिसे खाकर फेरी जिन उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगी। उसकी बातें सुनकर तो जाफन को बियाओ की याद आने लगी, मगर तभी उन्हें किसी की फाइट की आवाजें आने लगती हैं। तो जिन जाफन से कह रही थी कि हमने जाकर चेक करना चाहिए कि वैली में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मगर जाफन ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे कुछ और काम है, तुम्हें अगर वहाँ जाना है तो जा सकती हो। इसलिए फेरी जिन अकेले ही वैली की तरफ रवाना हो गई। वो चुपके से देखती कि फिशमैन क्लैन के मॉन्स्टर वैली में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे। वहीं पर फिनशियांग वैली के डिसाइपल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो फेरी जिन ने बड़ी ही तेजी के साथ अपने पर्पल ब्लेड का यूज करते हुए एक ही सेकंड में कई सारे फिशमैन को घायल कर दिया। वेल ये अटैक इतना ज्यादा स्विफ्ट था कि वहाँ मौजूद कोई भी बंदा फेरी जिन को देख नहीं पाता। फिशमैन को तो लग रहा था कि फिनशियांग वैली के डिसाइपल्स ने ही हम पर हमला किया है। तो अब इन लोगों में फाइट शुरू हो गई। तो इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जाफन भी वैली में घुस चुका था, मगर तभी वो देखता है कि ग्रे मंकी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही और थोड़ी देर में उसकी आंखों से गोल्डन पावर रिलीज होने लगती है, जिसके चलते ग्रे मंकी का परसेप्शन विजन एक्टिवेट हो गया। वो अब काफी आसानी के साथ ग्रे गिनी पिग के ट्रेसेस को क्लियरली देख पा रहा था। जब ये बात जाफन को पता चली तो वो अपनी मंकी से कहता है कि अब तुम ही मुझे रास्ता बताना और मैं जल्दी से जाकर उस गिनी पिग को कैप्चर करूंगा। तो अब मंकी उसे डायरेक्शन बताता है और जाफन उसके पीछे लग गया। जाफन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वैली के डिसाइपल उसे देख भी नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ ग्रे मंकी भी उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तब तक जाफन ने उस गिनी पिग को कैप्चर कर लिया। अब वो चाहे वैली में कहीं भी क्यों ना जाए, इसकी खबर किसी को भी नहीं मिलने वाली थी। वही दूसरी तरफ वैली की गेट पर फिशमैन ने वैली के कई सारे डिसाइपल्स पर हमला कर दिया। यानहोंग भी अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो भी इन मॉन्स्टर्स को हैंडल नहीं कर पा रही थी और तभी वहाँ पर शुन और लीजुन पहुँच गए। उन्होंने जल्दी से गेट पर फायर बैरियर सेटअप कर दिया ताकि फिशमैन उनके वैली में एंटर न कर पाए। वही दूसरी तरफ जाफन को विच क्लैन के आर्टिफैक्ट या फिर उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की तलाश थी, मगर वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। साथ ही वो देखता है कि उसकी मंकी की डिमोनिक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही, तो वो अपनी डाविस पार का यूज करते हुए उसे शांत कर लेता है। और उतने में ही जाफन की नजर पड़ी लीजुन और यानहोंग पर। लीजुन कह रहा था कि बस सीनियर शांगुयांग इन फिशमैन क्लैन के लोगों को संभाल सकते। उन मॉन्स्टर्स ने तो हमारे कई सारे डिसाइपल्स को घायल किया। अगर सीनियर शांगुयांग हमारी मदद नहीं कर पाए तो फिशमैन क्लैन अपने कई सारे लोगों को मार देगा। वहीं पर यानहोंग काफी गौर से उसकी बातें सुन रही थी। साथ ही हमें उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल भी देख पाते हैं, मानो उसने इस बंदे को फंसाया हो। तो अब जाफन भी उन्हें फॉलो करने लगा। उसे देखना था कि आखिर शांगुयांग है कौन। तो अब जाफन लीजुन को फॉलो करते हुए फायर अल्टर के पास पहुंच गया। इधर लीजुन के ग्रीट करते ही उसे शांगुयांग की आवाज आने लगी।
लगी। वो उनसे पूछ रहा था कि बताओ ये फिशमैन क्लैन यहाँ पर आके तमाशा क्यों कर रहा है, जिस पर ली जुन जवाब देने लगा कि 3 दिन पहले फिशमैन क्लैन का चीफ मास्टर शुन से मीटिंग करने आया था और उसी वक्त किसी ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें फिशमैन क्लैन का चीफ मारा गया। अब उसे खत्म किसने किया है ये अभी तक हमें पता नहीं चला। ये सुनकर तो शांगुयांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। ली जुन उससे कह रहा था कि प्लीज आप मेन गेट पर चलिए, वरना फिशमैन के लोग हमारे कई सारे डिसाइपल को खत्म कर देंगे। जो सुनते ही शांगुयांग फायर अल्टर से बाहर आने के लिए राजी हो गया, मगर उसे लग रहा था कि कोई उनकी बातें सुन रहा, तो तुरंत ही अपनी क्रिस्टलाइजेशन पावर का यूज करते उस जगह पर अटैक कर देता है जहां पर ज़ाओफान छुपा हुआ था। मगर ज़ाओफान उसका अटैक होने से पहले ही वहां से गायब हो गया। इधर शांगुयांग कह रहा था कि मैं कई सालों बाद फायर अल्टर से बाहर आया हूँ, शायद इसीलिए मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था। जिसके बाद वो ली जुन और यानहांग के साथ वैली गेट की तरफ रवाना हो जाता है। अब उसके वहाँ से जाते ही ज़ाओफान फेंगशियांग वैली की सबसे सिक्योर जगह यानी कि फायर अल्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो सोचता है कि शांगुयांग इस जगह को लगभग 300 सालों से गार्ड कर रहा है। यहाँ पर उनके सेक्ट के किसी भी डिसाइपल को एंट्री नहीं, तो शायद फायर अल्टर में कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसे शांगुयांग प्रोटेक्ट करना चाहता। ज़ाओफान देखता है कि उस दरवाजे पर एंशिएंट फायर मार्क है। ऐसा ही सेम मार्क ज़ाओफान के पास मौजूद फ्लेम डिस्क पर था, तो ज़ाओफान उस फ्लेम डिस्क की पावर को उस दरवाजे में ऐड कर देता है, जिसके चलते वो फायर अल्टर ओपन हो गया और इस तरह से ज़ाओफान उस रेस्ट्रिक्टेड इलाके में पहुंच चुका था जहाँ पर शांगुयांग के अलावा और कोई जा ही नहीं सकता। उस जगह पर आते ही ज़ाओफान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी महसूस होती है, जिससे उसका खुद पर का कंट्रोल कम होते जा रहा था। वो कहता है वाह क्या बात है, ये लोग तो राइचस पाथ को फॉलो करने का दावा करते हैं, मगर ये तो हमारे डीमन क्लैन से भी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही वहाँ पर एक लिविंग वोल्केनो भी मौजूद था, जिसे देखते ही ज़ाओफान का ग्रे मंकी उसमें कूदकर फ्लोर को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसे ज़ाओफान का मंकी एब्जॉर्ब कर रहा था। साथ ही वहाँ पर एक फ्लेम फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर ज़ाओफान उसमें ट्रैप हो गया और फिर उसके सामने एंट्री हुई क्रिम्सन फ्लेम बीस्ट की। उसने आते ही ज़ाओफान पर हमले करना शुरू कर दिए थे। वही दूसरी तरफ फिशमैन क्लैन के मॉन्स्टर फायर बैरियर को ब्रेक करने की फिराक में हैं। उनके कई सारे साथी फायर में घायल होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और फिर जैसे ही उन्होंने वो बैरियर ब्रेक किया, उसी दी फेंगशियांग वैली के डिसाइपल्स पर हमले करना शुरू कर चुके। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ की जमीन बर्फ में बदलने लगी। साथ ही आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट होकर फिशमैन क्लैन पर अटैक कर देता है। वैले हमला किया था मास्टर शांगुयांग ने। इधर ज़ाओफान को शांगुयांग के वापस लौटने से पहले इस पूरी जगह को चेक करना था, मगर इस क्रिम्सन फ्लेम बीस्ट के होते हुए ये पॉसिबल नहीं। साथ ही वो बीस्ट ज़ाओफान पर कई सारे अटैक किए जा रहा था, जिसे ज़ाओफान अपने वेपन की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। साथ ही उसे अपने ग्रे मंकी की भी फिक्र थी। तो अब ज़ाओफान ने यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इस क्रिम्सन बीस्ट पर कई सारे अटैक कर दिए, मगर क्रिम्सन बीस्ट पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा ज़ाओफान ही उसके अटैक के चलते बुरी तरह से घायल होने लगा। इधर शांगुयांग के गेट के पास आते ही फिशमैन क्लैन के लोग थोड़े से शांत हो गए। तभी उनका नया लीडर सामने आकर कहने लगा कि शांगुयांग, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना रहो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस रिवेंज चाहिए। जो सुनते ही शांगुयांग ने उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो उस लीडर से कह रहा था कि तुम्हारे सोल्जर ने मेरे कई सारे डिसाइपल्स को खत्म किया है, जिस पर वो बताता है कि पहले तो हमारे लीडर को किसी ने खत्म कर दिया और जब हमने उसके हत्यारे की मांग की तब तुम लोगों ने उस कातिल को हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया। हमारी फिशमैन ट्राइब ने तुम पर भरोसा करके वेस्टर्न मार्शेस में कई सारे लोगों को खत्म करने में तुम्हारे फेंगशियांग वैली की मदद की, लेकिन तुम इंसानों ने हमें धोखा दिया। आज भी हम यहाँ पर बस बात करने आए थे, मगर तभी मेरे कई सारे लोगों पर अचानक से अटैक कर दिया गया। तो शांगुयांग अपने लोगों से पूछता है कि बताओ थोड़ी देर पहले इन पर किसने हमला किया था, मगर कोई सामने नहीं आता, क्योंकि ये हमला उन्होंने नहीं बल्कि फेरी जिन ने किया था। साथ ही शांगुयांग चेक करता है कि इन घायल फिशमैन की बॉडी पर पर्पल कलर के घाव हैं। वही दूसरी तरफ ज़ाओफान बुरी तरह से घायल था। तभी वो देखता है कि उसके वेपन ने उसका सारा ब्लड एब्जॉर्ब करके उसकी डिमोनिक पावर को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। तो अब इसी पावर का यूज करते हुए ज़ाओफान उस पर अपनी डिमोनिक एनर्जी से कई सारे हमले कर देता है, मगर क्रिम्सन बीस्ट पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो बीस्ट तो अब उसे अपने पाँव के नीचे कुचलने की कोशिश कर रहा था कि तभी ज़ाओफान की मंकी में बदलाव हो
गए। वहाँ की फायर पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्रे मंकी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया था। साथ ही साथ उसकी थर्ड आई भी ओपन हो गई और अब उसने जल्दी से जाकर बीस्ट को ज़ाओफान से दूर पुश करते हुए अपने मास्टर को बचा लिया। इधर ज़ाओफान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका छोटू सा मंकी इतने बड़े बीस्ट में बदल चुका। इधर क्रिम्सन बीस्ट और थ्री आइड मंकी के दरमियान जोरदार फाइट शुरू हो गई थी, तो ज़ाओफान भी इसमें शामिल हो जाता है। वो अपने डिमोनिक पावर्स का यूज करके उस बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे समझ आ गया कि जब तक ये मैजिकल सर्कल एक्टिवेटेड है वो लोग क्रिम्सन बीस्ट को मार नहीं सकते। साथ ही साथ ज़ाओफान की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसने ओमिट किया हुआ सारा ब्लड उसका वेपन में एब्सॉर्ब करने लगा। इधर मंकी उस क्रिम्सन बीस्ट को तगड़ी टक्कर दे रहा था, मगर वहाँ की सोल डिवावरिंग एनर्जी से ज़ाओफान घायल होने लगा। साथ ही उसे अपना फर्स्ट मास्टर भी याद आता है, जो कि उसे सोल स्ट्राइकिंग बीड देकर कह रहा था कि मेरे सामने नील करो, मुझे अपना मास्टर बुलाओ। मगर ज़ाओफान अब ऐसा करने से कतरा रहा था। साथ ही ज़ाओफान के पीछे एक बहुत ही जायंट फॉर्म बन चुका है, जो कि ज़ाओफान में अपना स्पीयर घुसाने की कोशिश करने लगा। तो ज़ाओफान उस मोमेंट पर अपने दोस्तों को याद करता है। साथ ही साथ उसने फ्लेम डिस्क ट्रेजर का यूज करते हुए उस फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल, इस फ्लेम डिस्क की पावर का यूज करने की वजह से क्रिम्सन फ्लेम बीस्ट भी वैनिश हो चुका था। अब तो ज़ाओफान में जरा भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अपने पांव पर खड़ा हो पाए। वहीं दूसरी तरफ शांगुएंग बता रहा था कि किसी किलर ने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए फिशमैन क्लैन पर अटैक किया था। वो किलर हमारे बीच ही मौजूद है, तो जल्दी से उसे ढूंढ निकालो। इधर फायर अल्टर में मंकी दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर ज़ाओफान को उठाने के लिए झटपटाने लगा। अब जैसे ज़ाओफान को होश आता है, उस मंकी की भी जान में जान आ गई। तो ज़ाओफान अब जल्दी से खुद की और अपने मंकी की इंजरीज को हील कर लेता है। साथ ही साथ उसकी ब्लड स्ट्राइकिंग बीड भी खुद होकर उसके पास आ गई। तो अब ज़ाओफान उसे उठाकर फायर अल्टर को एक्सप्लोर करने लगा। वहाँ से थोड़ा ही दूर आने के बाद ज़ाओफान को फ्लेम साइन वाला स्टोन प्लेटफॉर्म नजर आता है। साथ ही साथ उसे वहाँ की दीवारों पर कुछ आर्ट वर्क भी मिल गया था, जो कि कई सौ साल पुराना है। उसे केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए ज़ाओफान समझ गया कि ये फिनशियांग वैली कोई मामूली सा राइचियस सेक नहीं, बल्कि इनके कई सारे राज होंगे। साथ ही वहाँ पर ज़ाओफान को रिजरेक्शन स्किल का आर्ट वर्क भी नजर आया, जिसे देखते ही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो 10 सालों से इसी आर्ट को ढूंढ रहा था और आज फाइनली उसे ये पता चल गया कि वाकई में रिजरेक्शन आर्ट एग्जिस्ट करती है। तब ज़ाओफान ने वहाँ पर अपनी फ्लेम डिस्क को इंसर्ट करते हुए वहाँ का एक और सेक्शन ओपन कर दिया। इस फायर अल्टर में दोनों पावर एग्जिस्ट करती है, एक तो थी एक्सट्रीमली हॉट और दूसरी थी एक्सट्रीमली कोल्ड। अब वहाँ से एक और चेम्बर में जाने के बाद ज़ाओफान को किसी की आवाज आने लगी, जो उससे कह रही थी कि तुम तो शांगुएंग नहीं हो, साथ ही तुम्हारा वेपन ब्लड स्ट्राइकिंग बीड से बना है, जो कि धीरे धीरे करके तुम्हें करप्ट कर रहा। बस थोड़ी ही दिनों की बात है, फिर तुम अपना कंट्रोल पूरी तरह से खोकर इस वेपन के हाथों मारे जाओगे। साथ ही ये तुम्हारा थ्री आइड मंकी भी इवल एनर्जी से पूरी तरह से अफेक्ट हो चुका, जिसके चलते ये आगे चलकर बहुत ही भयानक बीस्ट में तब्दील हो जाएगा। ये सब सुनकर तो ज़ाओफान के मंकी को भी अब उस पर्सन पर गुस्सा आने लगा और तभी ज़ाओफान उससे कहता है कि चलो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। तभी आवाज कहती है कि यहाँ पर शांगुएंग के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता। साथ ही तुमने क्रिम्सन बीस्ट को हराकर यहाँ का रास्ता ओपन कर दिया और ये काम बस फ्लेम डिस्क ही कर सकती है, यानी कि वो ट्रेजर तुम्हारे पास है। और तभी वहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज होने लगी। ज़ाओफान ये देखकर हैरान था कि उसके सामने एक 9 टेल्ड हेवनली फॉक्स है और तभी वो फॉक्स उसे एक आइस क्रिस्टल में ट्रैप करके गुस्से में पूछने लगी कि बताओ ये फ्लेम डिस्क तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो मेरी शाओलियो के पास थी। जिसके बाद वो चिल्ला चिल्लाकर शाओलियो को पुकारने लगी। तब तक ज़ाओफान ने खुद को आजाद कर लिया और अब वो भी उस 9 टेल्ड फॉक्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। ज़ाओफान पर अटैक करते हुए फॉक्स उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने मेरी शाओलियो के साथ क्या किया? वहीं पर ज़ाओफान उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए देख लेता है कि उस फॉक्स को कैद किया गया था, जिसके चलते वो अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रही थी। तो अब उन्हीं जंजीरों का यूज करते हुए ज़ाओफान ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। साथ ही वो बहुत बड़ा डिमोनिक हैंड बनाकर उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फिनशियांग वैली के गेट पर फिशमैन क्लैन के लोग कातिल की मांग कर रहे थे, तो शांगुएंग ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए अपने 3 डिसाइपल्स को घायल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनके डिसाइपल को इल्यूजन टेक्निक का यूज करके काबू किया गया है। शांगुएंग समझ गया था कि किसी ने जानबूझकर फिशमैन क्लैन और उनके दरमियान झगड़े लगाए हैं, तो वो कहने लगा कि फिशमैन की चमड़ी काफी ज्यादा सख्त होती है, मगर उसे भेद कर हमला किया गया और इस पूरी दुनिया में ऐसा खतरनाक अटैक बस एक ही वेपन कर सकता है, जो कि है द पर्पल ब्लेड। जो सुनते ही ली जुन हैरान होकर कहने लगा कि ये तो हेयुआन सेक की फेरी जिन का वेपन है। तभी शांगुएंग कहता है कि वो जिन यहीं पर छुपी होगी, तो जल्दी से उसे कैप्चर करो। इधर फायर अल्टर में
नाइन टेल्ड फॉक्स से देखकर शॉक हो गई कि ज़ाओफान ने उसे खत्म नहीं किया। ज़ाओफान उससे पूछ रहा था कि क्या तुम शाओलियो यानी कि सिक्स टेल्ड डीमन फॉक्स की बात कर रही हो? अगर हम दोनों उसी का जिक्र कर रहे हैं तो फिर मुझे तुम्हें बताने में अफसोस हो रहा कि शाओलियो मर चुका है। 10 साल पहले शाओची टाउन में डीमंस के घुसने की अफवाहें फैल गई थी। जब मैं वहां गया तब शाओलियो घायल हो चुका था। वहीं पर शाओलियो और एक थ्री टेल्ड फॉक्स की मौत हो चुकी थी, मगर मरने से पहले उसने मुझे फ्लेम डिस्क गिफ्ट कर दी। जो सुनती वो नाइन टेल्ड फॉक्स काफी ज्यादा रोने लगी। वो कहती कि शाओलियो मेरा बेटा था। अब उसका दर्द देखकर ज़ाओफान को भी बुरा लगता है। उस फॉक्स से कहने लगा कि भले ही तुम्हारी बेटे की मौत मेरे हाथों नहीं हुई, मगर मैं भी उस ग्रुप में शामिल था। अगर तुम चाहो तो मुझे खत्म कर सकती हो। साथ ही ज़ाओफान ने उस केव को काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया, मगर वहाँ पर रिजरेक्शन आर्ट की कोई जानकारी मौजूद नहीं थी, जिसके चलते ज़ाओफान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। साथ ही उसके इमोशन ट्रिगर होने की वजह से उसकी एनर्जी भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। जो देख वो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि ये तो मेरा प्रिजन था, यहाँ से नीचे एक और रुइन है, शायद वहाँ तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। तो ज़ाओफान तुरंत ही उस रुइन की तरफ जाने लगा, मगर उसके मंकी को उस फॉक्स डीमन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उतने में ही ज़ाओफान उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें आजाद कैसे किया जा सकता? तो फॉक्स उसे बताने लगी कि मुझे फ्लेम चेन्स में जकड़ा हुआ है, अगर तुम स्टोन प्लेटफॉर्म पर फ्लेम डिस्क रख दो तो मैं इन चेन से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन तुम भला मेरी मदद क्यों करोगे? तो ज़ाओफान उस प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि 10 साल पहले मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाया था और आज तक मुझे उस बात का पछतावा है। तो आज तुम्हें आजाद करने के बाद शायद वो बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तभी वो फॉक्स उसे बताती है कि 300 सालों पहले हम इस फ्लेम डिस्क को हासिल करने के लिए इस फिनशियांग वैली में आए थे। उसी वक्त मैं पकड़ी गई। मेरा बेटा शाओलियो भी बुरी तरह से घायल हो गया था, मगर वो वापस लौटने में कामयाब हो गया। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर मैंने जबरदस्ती उसे यहाँ से वापस भेज दिया। उतने में ज़ाओफान फ्लेम डिस्क को स्टोन प्लेटफॉर्म पर सेटअप कर देता है, जिसके चलते फाइनली वो जंजीरें ब्रेक होकर नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन आजाद हो गई। लेकिन उस फ्लेम डिस्क ट्रेजर ने बस उन चेन्स को ही ब्रेक नहीं किया था, बल्कि उसका असर पूरे फायर अल्टर पर होने लगा। उस अल्टर पर हजारों क्रैक्स पड़ते हुए अचानक से एक्सप्लोड हो गया। जब ये बात शांगुयांग को पता चली वो तो गुस्से में बौखला जाता है। अब फायर अल्टर की डिस्ट्रॉय होती ही फिनशियांग वैली ने फिशमैन क्लैन पर भी हमले करना शुरू कर दिए। साथ ही ली जुआन अपने फायर पाइथन को समन करते हुए उन पर रिलीज कर देता है, जिसके चलते फिशमैन क्लैन को पीछे हटना पड़ा। साथ ही कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ से भाग निकले थे, तो यान होंग लीजुन से कहने लगी कि मैं यहाँ से भागे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करके आती हूँ, जिसके लिए लीजुन ने भी उसे परमिशन दे दी। फायर अल्टर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से फिनशियांग वैली का काफी ज्यादा नुकसान हो गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए नाइन टेल्ड फॉक्स और ज़ाओफान वहाँ से काफी दूर पहुँच गए। उसी वक्त फॉक्स डीमन के आसपास एक व्हाइट कलर की ऑरा रिलीज होने लगी। दरअसल वो फॉक्स अपनी ह्यूमन फॉर्म को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, जो देख ज़ाओफान तुरंत ही अपना कोट निकाल कर उसकी तरफ पास कर देता है ताकि वो अपनी बॉडी को कवर कर पाए। थोड़ी देर में जब वो नाइन टेल्ड फॉक्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई तब तो ग्रे मंकी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। वेल इसका नाम था शाओबी। वो ज़ाओफान का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहूंगी। तो ज़ाओफान ने उसे बता दिया कि शाओलियो शाओची माउंटेन में ही दफन है। साथ ही वो अपनी फ्लेम डिस्क भी उसे वापस देने लगा। वहीं दूसरी तरफ शांगुयांग अपने फायर अल्टर की तबाही देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो लीजुन को बताता है कि फेरी जिन कोई और नहीं बल्कि यान होंग है। वो फिशमैन के मॉन्स्टर्स को मारने नहीं गई, बल्कि वो यहाँ से भाग चुकी है और उसी ने ये सारा रायता फैलाया। ये सब सुनकर तो लीजुन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से फेरी जिन के झांसे में कैसे फंस गया। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ज़ाओफान को बता रही थी कि ये फ्लेम डिस्क कोई आम चीज नहीं बल्कि एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है। अगर इसे फायर सर्कल के साथ जोड़ दिया जाए तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकती, मगर फिर भी तुम ये आर्टिफैक्ट मुझे देना चाहते हो। जिस पर ज़ाओफान कहने लगा कि ये ट्रेजर मेरे किसी काम का नहीं, ये फ्लेम डिस्क मुझे वो नहीं दे सकती जिसकी मुझे तलाश है। जो सुनते ही शाओवी हंसते हुए कहते कि वाह क्या खूब बात कही तुमने, शायद तुम्हारा भी दिल टूटा हुआ है। मैं इसी डिस्क की वजह से 300 सालों तक उस फायर अल्टर में कैद थी, मुझे दिन रात टॉर्चर किया गया। तब मेरे दिमाग में बस यही एक सवाल आता था कि आखिर मैंने क्यों इस डिस्क को हासिल करने के लिए कोशिश की होगी। जिसके बाद शाओवी ने वो फ्लेम डिस्क ज़ाओफान को वापस दे दी। ज़ाओफान कह रहा था कि 300 सालों तक उन लोगों ने तुम पर जुल्म किए, क्या तुम उसका रिवेंज नहीं लेना चाहोगी? जिस पर शाओवी बताती है कि जब मैं कैद थी तब मेरे दिल में बस बदले की आग भरी थी। मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि यहाँ से आजाद होते ही मैं शांगुयांग को खत्म कर दूंगी, लेकिन आज आजाद होने के
बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने अपनी जिंदगी की कीमती साल उस बोरिंग आर्टिफैक्ट की वजह से गवा दिए। मुझे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी, मगर अब मैं इस बची हुई लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। बदले का तो बाद में देखा जाएगा। वही दूसरी तरफ शांगुएंग अपने मास्टर से मिलने आया था, जो कि हमेशा कर्टन्स के पीछे रहता है। शांगुएंग उसे बता रहा था कि फिशमैन क्लैन के सारे मसले के पीछे हेहुआ सेक्ट की फेरी जिन का हाथ है। खैर उसे सिर्फ इतना पता है कि हम लोग फिशमैन क्लैन के साथ मिले हुए थे, मगर उसे हमारे दूसरे प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं। साथ ही उस फेरी जिन के साथ एक और बंदा था, उसी ने फ्लेम डिस्क का यूज करते हुए नाइन टेल्ड फॉक्स डीमन को आजाद कर दिया, जो सुनकर उसका मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि हम फिशमैन क्लैन के साथ मिले हुए थे, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए जल्दी से उस फेरी जिन को रास्ते से हटा दो। तो शांगुएंग तुरंत ही अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देकर वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद मास्टर कह रहा था कि शांगुएंग, तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और सब कुछ तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, मगर 300 सालों पहले भी तुम फ्लेम डिस्क को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि तुम एक लूजर हो, और आज एक बार फिर से तुम फायर अल्टर को गार्ड करने में फेल हो गए। इधर शांगुएंग बाहर आते ही ली जुन को हुक्म देता है कि किसी भी कीमत पर फेरी जिन को जिंदा नहीं छोड़ना, चाहे वो जहन्नुम में छुपी ही क्यों ना हो, उसे ढूंढ निकालो। उसी की वजह से फिशमैन ट्राइब के साथ हमारी डील बेकार हो गई और उसी ने हमारे फायर अल्टर को तबाह कर दिया। वेल उसकी सारी बातें फेरी जिन ने चुपके से सुन ली थी। वो सोचती कि मैंने तो बस फिशमैन क्लैन पर हमला किया था, मगर ये लोग तो फायर अल्टर को डिस्ट्रॉय करने का इल्जाम भी मुझ पर लगा रहे। शायद अब मुझे अपने पार्टनर से हिसाब चुकता करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ शाओ भी ज़ाओफान को बता रही थी कि तुम्हारे वेपन में ब्लड स्ट्राइकिंग बीड और सोल कैप्चरिंग ईवल एनर्जी है, जो तुम्हारी बॉडी पर दिन ब दिन हावी होती जा रही। वेल ये फ्लेम डिस्क ही कब से तुम्हें बचाती आ रही है, इसने अपनी सुप्रीम यंग पावर का यूज करके तुम्हें डीमन होने से बचा लिया। ये सब सुनकर तो ज़ाओफान काफी ज्यादा शॉक हो गया था। शाबी कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा ये सारी बातें मैं कैसे जानती हूँ। दरअसल मैं हजारों सालों से इस दुनिया में रहती आई। इस दुनिया की कई सारी मिस्ट्रीज का मेरे पास नॉलेज है। तुम कल्टीवेशन की हाई लेवल पर हो, मगर कभी कभी ये पावर तुम पर हावी हो जाती। जो सुनते ही ग्रे मंकी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। शाबी ज़ाओफान से कह रही थी कि पता नहीं तुम इतने साल सरवाइव कैसे कर पाए। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार है तो तुम इस ईवल वेपन को फेंक दोगे, लेकिन ज़ाओफान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि भले ये वेपन मेरी लाइफ पर कब्जा करना चाहता है, मगर इसी की वजह से आज तक मैं जिंदा रह पाया। साथ ही आप एक मामले में गलत हो। आपने कहा था कि ये वेपन इस दुनिया की सबसे ईवल चीज है, मगर सबसे ईवल तो ये वेपन नहीं बल्कि इस दुनिया के लोग हैं। उसकी बातें सुनकर शाओ भी तो सरप्राइज्ड होकर बस उसे घूरे जा रही थी। तभी ज़ाओफान कहने लगा कि सीनियर, आप इस दुनिया की कई सारी मिस्ट्रीज को जानती होंगी, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि अगर किसी पर्सन की 3 सोल में से बस एक ही सोल और 7 स्पिरिट में से बस एक ही स्पिरिट जिंदा बचा हो, तो क्या वो दोबारा से रिजरेक्ट हो सकता है? जिस पर शाओ भी कह रही थी कि अगर उस पर्सन की बॉडी इंटैक्ट हो तो एक मेथड के जरिए हम उसे बचा सकते हैं। जो सुनते ही ज़ाओफान को एक नई उम्मीद नजर आ रही थी। शाओ भी उसे बताती है कि एक सुप्रीम एल्डर ने ऐसी रिजरेक्शन टेक्निक का यूज करते एक पर्सन की जान बचाई थी। मैंने खुद अपने आंखों से उसे विटनेस किया है। जिस पर ज़ाओफान कह रहा था कि मैंने डार्क विच ट्राइब को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर लोगों का मानना है कि वो ट्राइब 1000 साल पहले ही गायब हो चुकी। हालांकि शाओ भी उसे बता रही थी कि यहाँ पर कैद होने के 200 साल पहले ही शाओ भी की उनसे मुलाकात हुई थी। इसका सीधा मतलब ये था कि विच ट्राइब अभी भी एग्जिस्ट करती है, बस उसके बारे में दुनिया को पता नहीं था। शाओ भी ज़ाओफान से कह रही थी कि तुमने मुझे आजाद किया, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। चलो अब मैं ही तुम्हें विच ट्राइब के पास ले जाऊंगी। जो सुनते ही ज़ाओफान इमोशनल होकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही ज़ाओफान उसे सीनियर बुला रहा था, तो शाओ भी कहने लगी कि प्लीज मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे सीनियर बुलाओ। खैर तुम मुझे शाओ भी बुला सकते हो। अब अगले सीन में हम देख पाते कि फेरी जिन ज़ाओफान से मिलने आ चुकी है। ज़ाओफान हैरान था कि इस बंदी ने मुझे ट्रेस कैसे किया होगा। फेरी जिन उससे कह रही थी कि तुम्हें ने फेंशियांग वैली में मौजूद फायर अल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो लोग मुझे उसका जिम्मेदार मान रहे। तो ज़ाओफान उसे झूठ बोलते हुए कहने लगा कि मैंने तो उस फायर अल्टर को एक्सप्लोड नहीं किया, वो तो बस वोल्केनो इरप्ट होने की वजह से ब्रेक हुआ होगा। और उतने में ही फेरी जिन की नजर पड़ी शाओ भी पर। शाओ भी ने ज़ाओफान के कपड़े पहने हुए थे, तो फेरी जिन कहती कि ये बंदी तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। खैर मैंने तुम्हारी और बियाओ की दुख भरी प्रेम कहानी सुनी है। उस बेचारी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और फिर तुमने भी अपने किंगमिंग सेक्ट को छोड़कर बियाओ के डीमन किंग सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। साथ ही साथ तुम उसके फादर को भी इस दुनिया पर फतेह हासिल करवाने में हेल्प कर रहे हो। इतना ही नहीं, तुमने तो बियाओ को बचाने के लिए 10 साल कोशिश की, मगर शायद अब तुम
तुमने बियाह पर गिव अप किया है। शायद इसके पीछे ये नई लड़की जिम्मेदार होगी। खैर कोई नहीं, मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। फेरी जिनकी बातों से सबसे ज्यादा गुस्सा तो ग्रे मंकी को आ रहा था। तभी शाओबी उसे बताती कि मिस आप हमें गलत समझ रही हो। दरअसल कल रात एक बंदा मुझ पर जबरदस्ती करना चाहता था तो ज़्याफान ने उसे खत्म करके मेरी मदद की। साथ ही उसने मुझे अपना कोड भी दिया ताकि मैं अपनी बॉडी को कवर कर पाऊँ। जो सुनते ही फेरी जिन कहने लगी कि चलो तुम दोनों थक गए होंगे तो क्यों ना मैं तुम दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी दूं। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। लेकिन फेरी जिन ने वहाँ से जाने से पहले ही लीफ आर्टिफैक्ट को बंद कर दिया, जिसके चलते फेंगशांग वैली के डिसाइपल्स को सिग्नल मिल चुका था। मगर वो ज़्याफान पर हमला करने जाए इससे पहले ही ज़्याफान उनके पास पहुँच गया। उनसे कह रहा था कि मेरा तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर वो लोग कहाँ ही उसकी बात मानने वाले थे। उन्होंने तो ज़्याफान पर हमले करना शुरू कर दिए। तो ज़्याफान ने भी मजबूर हो के उन सबको मौत के घाट उतार दिया। वो शाओबी को बता रहा था कि पता नहीं उस लड़की ने हमें ट्रेस कैसे किया होगा। तो शाओबी कहती कि उसने तुम्हें नहीं बल्कि हमारे नन्हे उस्ताद को ट्रेस किया है। मेरे ख्याल से हमने अब ग्रे मंकी को नहला देना चाहिए। वही दूसरी तरफ मिस जियो अपनी कल्टीवेशन में बिजी थी, मगर वो हेवनली बुक की टेक्निक को मास्टर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब भी वो ध्यान लगाती है उसके सामने ज़्याफान का फेस आ जाता और तभी उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। उस मीटिंग में सीनियर शाओ सबको बता रहा था कि फेंगशांग वैली पर हमला हो चुका है, जिसके चलते पूरी वैली डिस्ट्रॉय हो गई। शायद इसके पीछे डिमोनिक कल्ट का हाथ होगा। तो मास्टर डाओजुआन कहने लगे कि फेंगशांग वैली राइचियस पाथ को फॉलो करती है, तो हमने भी उनकी मदद करनी चाहिए। वेल इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फेंगशांग वैली को ये अच्छा समझ रहे थे वो कितनी ज्यादा ईवल है। तो अब सेक्ट लीडर डाओजुआन कह रहे थे कि हम मिस जियो को वैली में भेज देंगे, वहाँ जाकर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। तो मिस जियो भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। वही दूसरी तरफ ग्रे मंकी नहाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो शाओबी उसे एक एप्पल की लालच देकर नहलाने लगी ताकि फेरी जिन ने उस पर जो ट्रेस डाला हुआ था वो वैनिश हो जाए। ज़्याफान शाओबी से कह रहा था कि मुझे तो ग्रे मंकी से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, पता नहीं तुमने इस ट्रेस का पता कैसे लगा लिया। तो शाओबी उसे बताती है कि तुम मर्द लोग कभी भी छोटी छोटी बातों को नोटिस नहीं करते। दरअसल ग्रे मंकी की बॉडी से सेम टू सेम फेरी जिन जैसी खुशबू आ रही थी और उसी से मैंने सब पता कर लिया। वहीं पर हम देख पाते कि ज़्याफान तो बस शाओबी की खूबसूरती को निहारते जा रहा। उसे डर था कि कहीं वो इसे पसंद न करने लग जाए। अब सीन शिफ्ट होकर हम डीमन किंग को देख पाते जो कि एंशिएंट बीस्ट के ब्लड एसेंस को रिफाइन करने में लगे हुए थे और उतने में ही उन्हें कांगलांग बताने आ गया कि हमें अभी अभी खबर मिली फेंगशांग वैली में मौजूद वोल्केनो इरप्ट हो गया। इस इरप्शन की वजह से फेंगशांग वैली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। साथ ही अब उस वैली ने अपने सारे पैसेजेस को भी सील ऑफ कर दिया है। शायद वो किसी की तलाश कर रहे होंगे। जिस पर डीमन किंग कहते कि ज़्याफान भी कुछ दिनों पहले उसी इलाके में गया था। फेंगशांग वैली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो घुटनों पर आ गई तो इसके पीछे जरूर से ज़्याफान का ही हाथ होगा। उसके अलावा तो ये कारनामा और कोई कर ही नहीं सकता। तो हमें बस ज़्याफान के वापिस आने का इंतजार करना है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक केव दिखाई गई जहाँ पर बहुत बड़ा सा स्केलेटन था। साथ ही वहाँ पर हमें एक बंदे की आवाज आती है। वो कह रहा था कि अब फेंगशांग वैली के लोग उनके दुश्मन को ढूंढने में बिजी होंगे, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए डार्क फायर को दोबारा से रिवाइव किया जाए। अब वो दिन दूर नहीं कि मेरे लॉर्ड इस दुनिया पर राज करेंगे। और फिर उस पर्सन ने एक रेड कलर का मुखौटा पहन लिया। वेली एंशिएंट विच ट्राइब का हाइमू था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि फॉर्चून टेलर जाओ फेंगशांग वैली में हुए धमाके के बारे में विलेजर्स को बता रहे थे। उस इंसिडेंट के बाद वेस्टर्न रीजन में केओस मचा हुआ था, तो वहाँ के लोग एल्डर जाओ से पूछने लगे कि अब आप ही बताए हमने क्या करना चाहिए। लेकिन जाओ तो खुद ही इस केओस की वजह से परेशान थे, तो भला वो दूसरों को क्या ही सजेशंस देंगे। वही दूसरी तरफ फेंगशांग वैली ने अपने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया और बस कुछ मेजर सेक्ट के लोगों को ही अपने वैली में आने की परमिशन दे रहे थे। उन्हें तो बस किसी भी कीमत पर फेरी जिन को कैप्चर करना है। अब सीन शिफ्ट होकर हम ज़्याफान को देख पाते हैं, जिसे याद आ रहा था कि शाओबी ने उसे आगाह किया कि उसने अपना इवल वेपन फेंक देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये वेपन उसकी जान ले लेगा। मगर ज़्याफान जब तक बियाओ को नहीं बचाता तब तक वो इस वेपन को छोड़ नहीं सकता था। साथ ही मिस जियो भी अब फेंगशांग वैली में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर लीजोन उसे कॉटेज में रुकने के लिए कहने लगा। वो उसे बताता है कि आज रात आप यहीं पर आराम करो, कल सुबह होते ही हम वैली की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो मिस जियो भी उसकी बात मान जाती है। वेल यहाँ से ही थोड़ी दूरी पर एक कॉटेज में ज़्याफान और शाओबी रुके हुए थे। उस वक्त शाओबी ज़्याफान की बॉडी पर ब्लड स्ट्राइकिंग बीड के पॉइजन को देख पाती है। उसे ज़्याफान की बॉडी पर के निशान
फ़िनशांग देखकर उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो चाहकर भी ज़ियाफान का माइंड चेंज नहीं कर सकती थी। तो उससे कहने लगी कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम 1 घंटे में माओ विलेज के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ज़ियाफान तुरंत ही रेडी हो गया। वही दूसरी तरफ शाओबी भी तैयार हो चुकी थी और ये दोनों भी अपने इस नए कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। अब माओ विलेज जाने के बाद शाओबी मॉर्टल्स के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करने लगी। 300 सालों बाद मिली आजादी का उसने जी भर के लुत्फ उठाया। साथ ही शाओबी ज़ियाफान को बताती है कि यही कॉन्टिनेंट उसका पहला घर था, मगर 1000 साल पहले ही वो अपने ट्राइब को सेंट्रल प्लेन में लेके आ गई। उसकी बियाओ के फादर यानी कि डीमन किंग के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती थी। वो कहती है कि डीमन क्लैन की कल्टीवेटर्स और फॉक्सेस के दरमियान भी अफेयर्स हुआ करते थे। जिनकी किस्मत अच्छी थी उन्हें अपनी मोहब्बत भी हासिल हो गई। ये सब सुनकर तो ज़ियाफान काफी ज्यादा हैरान हो गया। ह्यूमंस और फॉक्सेस की भी जोड़ियां बनती है, ये उसने पहली बार सुना था। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते हैं कि फेरी जिन ने फ़िनशांग वैली के बंदे को अपनी मोह माया में फंसाकर उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसे जानना था कि एग्जैक्टली फ़िनशांग वैली में अचानक से इतना बड़ा इरप्शन कैसे हो गया। तो बंदा उसे बताता है कि फायर अल्टर में कोई घुस गया था और उसी ने पूरे अल्टर को ब्लास्ट कर दिया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही फेरी जिन समझ गई कि इसके पीछे तो ज़ियाफान का ही हाथ है। उसी ने अल्टर को ब्लास्ट किया। काम ज़ियाफान के थे और बदनामी हुई फेरी जिन की। तो फेरी जिन उस बंदे को खत्म करके वहाँ से जाने वाली थी, मगर एक दूसरे डिसाइपल ने मरने से पहले अपने लोकेशन को एक परिंदे के जरिए रिवील कर दिया। जो देखते ही ली जुन और उसके पीछे पीछे मिस जियो भी उस लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही ली जुन ने देखा कि उसके कई सारे लोग मारे जा चुके। साथ ही फेरी जिन किसी और का फॉर्म लेकर ली जुन को एक बार फिर से चकमा देना चाहती थी, मगर इस बार ली जुन ने उसे पहचान लिया और जल्दी से उस पर हमला करते हुए पूछने लगा कि बताओ मेरी जूनियर यान होंग कहाँ पर है। मगर जिन फेरी इसका जवाब नहीं देती, जिसके चलते ली जुन और उसके एक साथी ने जिन फेरी के साथ फाइट करना शुरू कर दी। तो फेरी जिन भी अपनी पर्पल ब्लेड का यूज करते हुए इन लोगों का मुकाबला करने लगी। साथ ही साथ ली जुन का ही फॉर्म कॉपी कर लेती है, जिसके चलते ली जुन के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन दोनों में से फेरी जिन कौन है। हालांकि उसके वेपन से रिलीज होने वाले ऑरा से ही उसका फॉर्म गेस करना आसान हो गया। तो फ़िनशांग वैली के लोगों ने तुरंत ही उस पर जबरदस्त फायर अटैक करना शुरू कर दिए। अब फेरी जिन इस फाइट में जीतने वाली थी कि तब तक मिस जियो वहाँ पर आ जाती है। उसने आते ही जिन पर आइस अटैक करते हुए ली जुन को बचा लिया, जिसके बाद वो अपने 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस पर हमले करने लगी। इन दोनों के दरमियान हमें एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। इनकी पावर्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं था, इसलिए जियो को फेरी जिन को हराना मुश्किल हो गया। साथ ही फेरी जिन के पर्पल ब्लेड ने जियो के सारे स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फेरी जिन को पता है कि वो आसानी से इस बंदी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो उसने मिस जियो के क्लोज अटैक से बचते हुए सीधे क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी। वही दूसरी तरफ ज़ियाफान और शाओबी टियानशुई विलेज के पास पहुंच चुके थे, मगर इनका डेस्टिनेशन है चिली विलेज, जहां पर कई सारी ट्राइब्स रहा करती थी। अब सीन शिफ्ट होकर हम एक रेगिस्तानी इलाके को देख पाते, जहां पर एक बंदा भूख और प्यास के मारे भटक रहा था। वो अपने गॉड से मदद मांगता है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मगर उतने में विच क्लैन के हाइमो ने उसे कैप्चर कर लिया। अब वो बंदा देखता है कि उसके सामने एक भयानक स्केलेटन मौजूद है, जो कि उससे कह रहा था कि मेरे सामने सबमिट करो और मैं तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। तो बंदा भी इसके लिए राजी हो गया, मगर उसके ऐसा करते ही उसकी सोल और बॉडी ब्लैक शैडोज में एब्जॉर्ब हो गई। उसकी बॉडी पर अब किसी शैतान ने कब्जा कर लिया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टियानशुई विलेज दिखाया गया। शाओबी तो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश थी और वहाँ के स्टॉल से जो पसंद आए वो उठाती जा रही थी और ज़ियाफान उसकी पेमेंट करता है, मगर फिर ज़ियाफान का मंकी उन्हीं पैसों को दोबारा से चुरा लेता। इस तरह से शाओबी और मंकी ने लोगों को काफी ज्यादा चूना लगाया था, जो देखकर ज़ियाफान भी हैरान हो गया। वो सोचता है पता नहीं मैं इन दोनों के चक्करों में कैसे फंस गया। शाओबी ने तो ज़ियाफान की एक स्केच भी बनवा ली थी, मगर चित्रकार भी उसके चेहरे पर स्माइल नहीं ला पाया, इसलिए शाओबी उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके होठों को खींचने लगी ताकि स्केच में ऐसा मालूम हो कि ये स्माइल कर रहा है। इतना ही नहीं, रास्ते में जिसने भी शाओबी को प्रपोज किया वो सबको यही बता रही थी कि ज़ियाफान ही उसका हस्बैंड है। तो इस तरह से मौज मस्ती से इनका सफर कटने लगा। वही दूसरी तरफ फ़िनशांग वैली के लोगों को यान होंग मिल चुकी थी, जिसे फेरी जिन ने बेहोश करके एक बड़े से टोकरे में छुपा के रखा था। फेरी जिन की इस हरकत की वजह से ली जुन उस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो मिस जियो को बताता है कि हमारे परिंदों ने फेरी जिन पर नजर रखी है और उनके अकॉर्डिंग वो फिलहाल टियानशुई विलेज में छुपी है, तो हम चारों ओर से उस विलेज को घेर लेंगे, जिसके लिए मिस जियो भी राजी हो गई। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसी विलेज में ज़ियाफान भी आया हुआ है। वहीं पर ज़ियाफान शाओबी के साथ एक होटल में डिनर करने पहुंच चुका था। वो देखता है कि शाओबी को यहाँ के लोकल डिशेस और
कल्चर का ढेर सारा नॉलेज है। साथ ही उसकी बातें सुनकर जाफान को अपनी पुरानी दिन याद आने लगे, मगर अब वो वापस कभी भी उन मेमोरीज को रिलीव नहीं कर पाएगा। अब रात के समय वो छत पर बैठकर सोच रहा था कि 10 सालों के बाद फाइनली मुझे रिजरेक्शन टेक्निक का क्लू मिल गया। इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता, लेकिन मेरे दिल में खौफ है कि अगर मैं बियाओ को बचा नहीं पाया तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। बस एक बार वो अवेकन हो जाए, उसके बाद तो मुझे मौत से भी कोई गिला नहीं होगा। अब वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि फेरी जिन के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, तो भी उनकी तरफ रवाना हो गया। इधर शाओबी भी अपनी विंडो से ये सब देख रही थी। दरअसल ली जुन और उसके साथ ही फेरी जिन के पीछे पड़े हुए थे। ली जुन अपनी फायर टेक्निक का यूज करते हुए उसे घायल करने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन फेरी जिन के पर्पल ब्लेड के सामने उसकी एक न चली। इनफैक्ट फेरी ने उसके एक साथी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब फेरी जिन वहाँ से जाने वाली थी कि तभी मिस जी और ली जुन ने दोनों साइड से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। जो देख फेरी जिन उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि देखो तो राइचियस पाथ के लोग कितने ज्यादा जालिम हैं, एक अकेली अबला नारी पर इतना जुल्म कर रहे हैं। जिसके बाद वो लीजुन के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। वहीं पर मिस जियो भी उस पर हमले करने लगी। जो देख फेरी जिन ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू किया। साथ ही उसने वहाँ से भागते हुए जाफान को भी चिली विले जाने के लिए बता दिया। जाफान तो ये देखकर हैरान था कि ये बंदी आखिर मुझे ढूंढ कैसे लेती, और फिर जाफान को बिना चाहते हुए इस फाइट में शामिल होना पड़ता है। उसने तो आते ही मिस जियो पर अटैक कर दिए। जो देख मिस जियो भी उस पर मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर देती है, और फिर एक जबरदस्त क्लैश के बाद दोनों भी रूफ टॉप से नीचे आ गए। वहीं दूसरी तरफ ली जुन फेरी जिन पर अटैक करते हुए जंगल में पहुंच गया था। उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करने लगा, जिसे फेरी जिन डॉज करते हुए काफी पीछे पुश हो गई। साथ ही वो अपने विप से उसे जकड़ने की कोशिश करती है, मगर ली जुन ने उन सारे विप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो अपनी बेहतरीन तलवारबाजी की स्किल का यूज करते हुए फेरी जिन के साथ फाइट करने लगा, मगर फेरी जिन के पर्पल ब्लेड ने उसके सारे हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे अपने वश में कर लिया। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, वरना तुम्हारी फिनशियांग वैली मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मिस जियो और जाफान आमने सामने थे, और उसी वक्त मिस जियो ने अपनी सोड उस पर पॉइंट कर दी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें पहाड़ी इलाके में मौजूद एक एंशिएंट ट्राइब दिखाई गई, जो कि जंग की तैयारी में लगे हुए थे, और उतने में वहाँ पर आहे ताही पहुँच गया। वेले वही बंदा है जो कि रेगिस्तान में भटकते हुए हाई मुंह का शिकार बना था। उसने वहाँ आते ही सबसे पहला अपने दुश्मन पर इवल स्नेक से अटैक कर दिया, ताकि वो सबको दिखा पाए कि उसके पास अब विच की पावर आ चुकी है। साथ ही वो अपने लीडर को बताता है कि अब हमने जिन ट्राइब के साथ मुकाबला शुरू कर देना चाहिए। उन्हें हराकर हम उस आर्टिफैक्ट पर कब्जा कर सकते, फिर तो पूरे साउथ विल्डरनेस पर हमारा ही राज होगा। मगर उसका लीडर कहता है कि जिन ट्राइब के सुप्रीम एल्डर के पास ढेर सारी शक्तियाँ हैं, क्या तुम उसे खत्म कर पाओगे? जिस पर आहताई कहने लगा कि उस मास्टर ने मुझे जो पावर्स दी है उसका यूज करके हम जिन ट्राइब के लीडर को बड़ी आसानी से मार देंगे। जो सुनते ही उसका लीडर काफी ज्यादा खुश हो गया। अब वो लोग जिन ट्राइब पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब सीन शिफ्ट होकर मिस जियो पर आ जाता है, जो कि जाफान से पूछ रही थी कि क्या तुम उस फेरी जिन से प्यार करते हो, मगर इसके लिए जाफान ने इनकार कर दिया। जो सुनते ही मिस जियो को थोड़ी सी राहत मिल गई। वो उससे कहती जाफान तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो जाफान भी उसके पीछे रवाना हो गया। वो उससे कहती है कि कुछ सालों पहले किंगमिंग सेक्ट में हमारे दरमियान मुकाबला हुआ था। उस वक्त तुमने जानबूझकर मुझे जीतने दिया। अगर तुम अपना वेपन ड्रॉप नहीं करती तो शायद मैं वो मुकाबला हार जाती, और तभी से तुम हमेशा मेरे माइंड में चलते रहे। ये सुनकर जाफान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही मिस जियो से बताने लगी कि जब कांगसंग माउंटेन में तुमने मेरी जान बचाई उस वक्त भी मैं तुमसे प्यार करती थी। उस दिन मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार थी। जाफान को भी याद आता है कि मिस जियो ने कैसे अपनी जान पर खेल के उसे बचाया था। जियो कहने लगी कि समय के साथ साथ तुम काफी ज्यादा बदलने लगे, मगर फिर उस दिन बियाओ ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। तब मुझे महसूस हुआ कि अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते, और देखो मेरा अंदाजा सही निकला, तुम आज तक वापस लौटकर नहीं आए। अब मिस जियो की आंखों से बहने वाले आंसू जाफान के हाथ पर आके टकरा रहे थे। उससे पूछता है कि तुमने इतने साल ये सब क्यों झेला, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? जिस पर जियो कहती कि तुम्हें ये सब बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। सच बताओ तो अगर मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे भटकती रहती, मगर ये पॉसिबल नहीं। इधर जाफान को भी खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
कि उसकी वजह से जियो ने इतना सारा गम झेला। जियो कहती कि मैं किंगमिंग सेक्ट को धोखा नहीं दे सकती, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए अब मुझे मेरी फीलिंग्स को दबाना पड़ेगा। आज ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही वो अपनी सोड बाहर निकाल कर कहने लगी, क्या आज मैं तुम्हारे सामने मेरी 10 सालों की मोहब्बत को खत्म करना चाहती हूँ। अगर आज के बाद हम दोबारा से कभी मिले तो हम दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। 10 सालों से मैं माउंटेन्स पर तुम्हें याद करके रोते हुए सोड डांस किया करती थी, लेकिन आज वही डांस मैं तुम्हारे सामने एक आखिरी बार करना चाहूंगी। जिसके बाद जियो काफी ज्यादा इमोशनल होकर सोड डांस में खो जाती है। उसकी सोड से रिलीज होने वाली एनर्जी में उसका सारा गम जाहिर हो रहा था। साथ ही साथ उस ज़ाफ़ान की यादों के शीशे भी तोड़ने लगी। वहीं पर ज़ाफ़ान भी बस खुद का खून बहाने लगा और मिस जियो की तरफ आगे बढ़ने ही वाला था, मगर तभी जियो उस पर अपनी सोड पॉइंट करते हुए उसे रोक देती है। उसने उन दोनों के बीच में एक लकीर बना ली थी तो ज़ाफ़ान भी पीछे हट गया। वहीं पर मिस जियो मायूस होकर काफी ज्यादा रोने लगी, लेकिन ज़ाफ़ान चाहकर भी उसे संभाल नहीं सकता था। और फिर जियो अपने दिल पर पत्थर रख के ज़ाफ़ान को हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगी। ये सब शाओबी ने भी देख लिया था। इनफैक्ट ज़ाफ़ान का मंकी भी काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। तो इस तरह से ज़ाफ़ान और मिस जियो के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। शाओबी कहती कि वाकई मोहब्बत लोगों के दिलों को तोड़ देती है। काश मुझे भी किसी से ऐसी मोहब्बत होती तो मैं भी इस पेन को महसूस कर सकती थी। भले उस लड़की ने यहाँ पर लकीर खींच दी, मगर वो दिल से चाहती थी कि ज़ाफ़ान उसे क्रॉस करके उसके प्यार को एक्सेप्ट करे। हालांकि ज़ाफ़ान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो अपनी ही दिल की जंजीरों में कैद है। क्या पता आगे चलकर वो इस लड़की से अपने दिल की बात कह पाए। अब अगले दिन ये लोग चिली विलेज में पहुँच गए, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। शाओबी ज़ाफ़ान को बता रही थी कि यहीं पर जिन ट्राइब रहती है, जिसके सुप्रीम एल्डर ने 500 सालों पहले रिजरेक्शन टेक्निक का यूज करके एक पर्सन को जिंदा किया था। तो अब ये लोग सुप्रीम एल्डर से मिलने के लिए अल्टर के पास पहुंच गए, मगर वहाँ के गार्ड्स ज़ाफ़ान को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। ज़ाफ़ान सोचता है कि शायद इन्हें मेरी भाषा समझ नहीं आ रही होगी, तो इशारों में उन्हें समझाने लगा, मगर उसने जैसे ही अल्टर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट की, विलेज के सभी लोग उसे गुस्से में घूरने लगे। वेल यहाँ के लोगों का मानना था कि जो भी बंदा अल्टर की तरफ फिंगर पॉइंट करेगा तो वो हमारे अल्टर का अपमान कर रहा है, जबकि ज़ाफ़ान को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी, जिसके चलते उन्हें लोगों के कई सारे ताने सुनने पड़े। और तभी वहाँ पर जिन ट्राइब का चीफ टुमागो पहुंच जाता है। तो ज़ाफ़ान उसे ग्रीट करते हुए बताने लगा कि हम आपके सुप्रीम एल्डर से मिलने आए हैं। मेरी दोस्त की सोल डैमेज्ड हो गई। 10 सालों से मैं उसी के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहा और अब जाकर मुझे यहाँ का पता मिला है, तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। तो चीफ कहता है कि तुम लोग यहीं पर इंतजार करो और मैं अभी जाकर चीफ से बात करता हूँ। हालांकि काफी देर होने के बाद भी चीफ वापिस नहीं आए थे, तो वहाँ के गार्ड सोचने लगे कि ये लोग तो काफी देर से यहाँ पर रुके हैं। तो उन्होंने ज़ाफ़ान को अपनी वाइन ऑफर की, लेकिन वो वाइन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसे पीते ही ज़ाफ़ान को ठसका लग गया। जो देखते ही वहाँ के लोग ज़ाफ़ान का मजाक उड़ाने लगे। वो कह रहे थे कि आउटसाइडर्स तो हमारी वाइन को जरा भी झेल नहीं सकते, लेकिन शाओबी ने तो वहाँ आते ही पूरा की पूरा पाउच खाली कर दिया। जिसके बाद वहाँ के लोगों से शर्त लगाती है कि कौन ज्यादा वाइन पिएगा। तो देखते ही देखते शाओबी ने कई सारे लोगों को हरा दिया, जिसमें इस टाउन का सबसे पावरफुल पियक्कड़ बंदा भी शामिल है। इधर चीफ टुमागो अपने सुप्रीम एल्डर को ज़ाफ़ान के बारे में बताने लगा। एल्डर को तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके हीलिंग एबिलिटीज के बारे में इन 2 अजनबी लोगों को कैसे पता चला। पहले तो सुप्रीम एल्डर उनकी हेल्प करने से मना करते हैं, मगर बाद में वो ज़ाफ़ान से मिलने के लिए राजी हो गए। वहीं पर शाओबी तो इतनी सारी वाइन पीने के बाद पूरी तरह से टल्ली हो गई। इनफैक्ट उसने तो अब ज़ाफ़ान के साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर दिया था और उतने में वहाँ पर चीफ पहुँच गए और ज़ाफ़ान को बताते हैं कि हमारे सुप्रीम एल्डर तुमसे बात करना चाहते। तो ज़ाफ़ान अपनी मंकी और शाओबी को पीठ पर कैरी करते हुए एल्डर में पहुँच गया। उसके वहाँ आते ही एल्डर ने नोटिस किया कि वहाँ पर फ्लेम का साइन बना हुआ है, जो देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए। अब वो टुमागो को वहाँ से बाहर भेजकर ज़ाफ़ान से पूछते कि बताओ लड़के, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो। तो ज़ाफ़ान ने उन्हें बताया कि उसकी दोस्त ज़ूशियान हेवनली सोड के घाव से घायल हो गई थी, जिस वजह से उसकी बस एक ही सोल सरवाइव कर पाई, जो कि अब फिलहाल एक बेल में ट्रैप है। वो 10 सालों से अवेकन नहीं हो पाई, तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते कि शायद तुम डीमन कल्ट की लड़की से प्यार करते हो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें मैं कामयाब होता हूँ या नहीं ये तो मैं भी बता नहीं सकता। मगर उस रिचुअल को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में कहाँ से पता चला। जिस पर ज़ाफ़ान कहने लगा कि सीनियर शायद ये लड़की ही इसका आंसर दे पाएगी, मगर फिलहाल ही बिल्कुल भी होश में नहीं
हैं, जिस पर एल्डर कहने लगे कि रिजरेक्शन टेक्निक हमारी ट्राइब में सबसे सीक्रेट मेथड मानी जाती है। ये एबिलिटी मेरे पास है, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी। तो पहले मुझे ये जानना है कि इस बंदी को मेरी पावर्स के बारे में कैसे पता चला, उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वही दूसरी तरफ फिनशियांग वैली में कई सारे लोग अपनी हेल्प ऑफर करने पहुंच चुके थे, जिनमें मोंग फाशियान और मिस जियो भी शामिल हैं। लीजन सबको बताता है कि डीमन कल्ट के लोगों ने हमारी वैली पर अटैक किया था, मगर हम जरूर से उनसे बदला लेंगे। जिस पर मिस जियो कहने लगी कि उस फेरी जिन ने चिली विलेज जाने का जिक्र किया था, तो हमने भी वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पर फेरी जिन हमारे हाथ लग सकती है, तो मास्टर शांगुयांग भी इसके लिए राजी हो गया। वही दूसरी तरफ शाबी को होश में आते ही जाफन उसे बताने लगा कि सुप्रीम एल्डर आपसे बात करना चाहते, उन्हें जानना था कि आपको उनके एबिलिटीज के बारे में कैसे पता चला। तो शाबी कहती ठीक है, हम सवेरा होते ही उनसे मिलने जाएंगे। मगर उतने में ही टाउन में तूफान आ गया, साथ ही उन्हें डॉग्स के देवता की आवाजें आने लगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई गई। दरअसल जिन ट्राइब के वॉरियर्स माउंटेन पर पहरा दे रहे थे कि तभी एक बंदा देखता है कि उसके सभी साथियों को किसी ने ब्रूटली खत्म कर दिया। वेल काम किया था मू ट्राइब के लोगों ने, ये सुप्रीम एल्डर से बोन जेड हासिल करना चाहते थे। मुन ट्राइब का लीडर कह रहा था कि इन लोगों की वजह से 200 साल पहले हमें रेगिस्तान में जाकर रहना पड़ा, तो आज हम इस पूरी जिन ट्राइब का ही सफाया कर देंगे। और इस तरह से चिली विलेज में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने वेदर टेक्निक का यूज करते हुए पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो जिन ट्राइब के चीफ टुमागो भी अपने वॉरियर्स के साथ उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि मू ट्राइब तो पूरी तैयारी के साथ आई थी, इसलिए अब जिन ट्राइब को बचाने के लिए ज़ाओफान को भी इस बैटल में कूदना पड़ा। लेकिन जैसे ही ज़ाओफान ने अपनी पावर्स का यूज किया, उसकी बॉडी में मौजूद ईवल एनर्जी उसकी बॉडी पर कंट्रोल गेन करने की कोशिश करने लगी। ज़ाओफान चाहकर भी इस ईवल एनर्जी को रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी तरह से वहाँ पर मौत का तांडव शुरू हो गया। इधर फिनशियांग वैली के लोग भी चिली विलेज के पास पहुँच चुके थे, जहाँ पर शांगुयांग को इस विलेज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईवल एनर्जी महसूस होने लगी। तो वो अपने जूनियर से कहने लगा कि मैं नहीं चाहता तुम लोग अपनी जान दांव पर लगाओ, इसलिए पहला मैं खुद जाकर वहाँ के हालात चेक करूंगा, तुम थोड़ी देर बाद मेरे पीछे आ जाना। जिसके चलते थोड़ी देर बाद ये लोग भी विलेज की तरफ रवाना हो गए। इधर टुमागो मू ट्राइब के लीडर के साथ मुकाबला शुरू कर चुका था, साथ ही सुप्रीम एल्डर भी हाथाई को रोकने के लिए जेड बोन का यूज करते हैं। उन्होंने पूरे टाउन के ऊपर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, ताकि हाथाई की वेदर चेंजिंग की मेथड उनके लोगों को नुकसान न पहुँचा पाए। लेकिन ये देखते ही हाथाई ने सीधे जाकर सुप्रीम एल्डर पर एक जोरदार हमला कर दिया, जो देख एल्डर ने भी डॉग्स के देवता शाउटियान की पावर का यूज करते हुए हाथाई का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वही दूसरी तरफ ज़ाओफान चिली ट्राइब के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसकी डिमोनिक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। वो खुद को काबू करने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, मगर वहाँ मौजूद ब्लड से उसका ब्लड स्ट्राइकिंग बीड काफी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। अब वहाँ पड़ी वुडन सोर्ड को उठाकर अपने बचपन की बातें याद करने लगा। साथ ही उसे अपना फर्स्ट मास्टर पूजी भी नजर आता है। वो उससे कह रहा था कि मेरे सामने नील डाउन करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। यहाँ पर ज़ाओफान पास्ट को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो बेबस और लाचार है। वो नहीं चाहता था कि वो कभी इस ब्लड स्ट्राइकिंग बीड को एक्सेप्ट करे, लेकिन हमारे पास्ट, हमारे अतीत को कोई बदल नहीं सकता। ज़ाओफान ने उस बंदे को अपना मास्टर बनाया था, जिसने ज़ाओफान के पूरे टाउन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए अब ज़ाओफान अपने मास्टर के इल्यूजन के साथ फाइट करने लगा, मगर असल में वो अटैक मू ट्राइब के लोगों पर किए जा रहा था। ज़ाओफान रियलिटी और इल्यूजन इसके दरमियान का अंतर पूरी तरह से भूल चुका था। साथ ही साथ उसका मास्टर उसे डिमोनिक वे को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए उस पर जबरदस्ती करने लगा, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। फाइनली ज़ाओफान पूरी तरह से उस ब्लड स्ट्राइकिंग बीड के कंट्रोल में आ गया। उसने अपनी खौफनाक ईवल पावर से वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए थे। उसे लगता है कि वो अपने मास्टर को खत्म कर रहा, मगर असल में उसने मू ट्राइब की आर्मी को मार दिया था। ज़ाओफान ने वहाँ की पूरी जमीन को लहूलुहान कर दिया। जो देख मास्टर कहता है बहुत अच्छे, आज तुमने कई सारे लोगों का खून बहा दिया। और उसी वक्त ज़ाओफान ने अपने मास्टर पर एक जोरदार अटैक कर दिया। वो कह रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने उस बंदे को खत्म किया है। और उतने में ज़ाओफान को मिस जियो की गुस्से भरी आवाज आई। अब जियो को अपने सामने देखकर ज़ाओफान होश में तो आ जाता है, मगर उसके सामने एक दिल दहला देने वाला नजारा था। वो इतने सारे लोगों की लाशें
देखकर ही पैनिक हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया। और तभी उसकी ब्लड स्ट्राइकिंग बीड वहाँ पड़ा सारा ब्लड एब्जॉर्ब करने लगी। वहीं पर मिस जियो भी वहाँ का खौफनाक नजारा देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि अहाताई ने सुप्रीम एल्डर को बुरी तरह से घायल कर दिया है और फाइनली अहाताई ने उनकी ब्लैक रॉड से बनी हुई बोन जेड को छीन लिया। एल्डर तो चाहकर भी अहाताई को रोक नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ टुमागो और मू ट्राइब की फाइट चल ही रही थी कि तभी मू ट्राइब के लीडर को पता चलता है कि अहाताई बोन जेड लेकर भाग चुका है। तो लोग भी विलेज छोड़कर अहाताई को फॉलो करने लगे। इधर अहाताई कह रहा था कि अब सदर्न रीजन में मैं खुद रूल करूंगा। जो सुनते ही हेमू उसकी तारीफें करने लगा। वो कहता है कि बीस्ट गॉड ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि तुम उसे धोखा दोगे। चलो अब जल्दी से वो बोन जेड मेरे हवाले कर दो। लेकिन अहाताई ने तो हाइमू पर ही अटैक कर दिया। उसे पता ही नहीं था कि वो तो बस हाइमू के इशारों पर मारा जा सकता। और फिर हाइमू उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए जेड बोन को छीन लेता है। और तभी शांगुयांग की वहाँ पर एंट्री हो गई। हाइमू उससे कहता है मेरे दोस्त पूरे 80 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है। मगर शांगुयांग तो उसके हाथ में वो जेड बोन देख कर ही हैरान था। हाइमू उसे बताता है कि अब कुछ ही समय के बाद बीस्ट गॉड अवेकन होंगे। जिस पर शांगुयांग कहता है कि बीस्ट गॉड ने वादा किया था कि वो खुद को शो नहीं करेगा। जिस पर हाइमू कह रहा था मेरे दोस्त हमने कभी भी अपने मास्टर्स की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब तो तुम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। जो सुनते ही शांगुयांग गुस्से में आकर उस पर अटैक कर देता है। वेल इनकी क्या मिस्ट्री है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। इधर लीजुन कह रहा था ज़ाओफान तुमने विलेज के लोगों को खत्म किया है, जबकि ज़ाओफान ने तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मू ट्राइब का खात्मा किया था। और अब देखते देखते इन सभी लोगों ने ज़ाओफान को घेर लिया। वो लोग उसे डीमन और हत्यारा बोलकर उकसाने लगे थे। और फिर हम देख पाते कि ज़ाओफान वहाँ का सारा खून एब्जॉर्ब करते हुए सीधे जाकर लीजुन पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ वो शुन से भी निपट रहा था। उसने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए शुन को बुरी तरह से घायल कर दिया। इधर मिस जियो ज़ाओफान की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे पता था कि अभी दुनिया ज़ाओफान को उनका दुश्मन मानेगी और फिर एक दिन ये सब लोग मिलकर उसे खत्म कर देंगे। इधर ज़ाओफान लीजुन को चोक करते हुए मारने वाला था कि तभी उस पर एक डिवाइन पावर से हमला हो गया। पहले अटैक किया था मोंग फाशियान ने। उससे कहते हैं डीमन ली अब ये सब खून खराबा बंद करो, गुस्से को छोड़कर राइचस पाथ को ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम खुद को इस गुस्से और नफरत में धसाते गए तो कभी तुम्हें पीस नहीं मिलेगा। प्लीज मेरे जूनियर ज़ाओफान मेरी बात मान जाओ। जो सुनकर ज़ाओफान हंसते हुए कहने लगा कि अच्छा तो आप पीस की बातें कर रहे हो। वेल वो यहाँ किसी को नहीं मिल सकती। इधर मिस जियो ने अपनी दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी सोड पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो कहती ज़ाओफान अगर तुम वापस नहीं मुड़ना चाहते तो ठीक है, आज तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। जिसके बाद मिस जियो और ज़ाओफान के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। ज़ाओफान दिल में ही कहने लगा कि मैं अपने पापों को कैसे भूल सकता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं। अब मैं कभी राइचस पाथ को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। साथ ही उसने अपने वेपन को मिस जियो की तरफ थ्रो करते हुए उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी मोंग फाशियान जियो के पास आने गोल्डन बेल क्रिएट दोनों एक दूसरे पर से बचा पाए। लेकिन मिस जियो की तलवार उसके आर पार हो जाए इससे पहले ज़ाओफान ने उसकी तलवार को होल्ड कर लिया। साथ ही साथ वो अपने नेक्स्ट अटैक के लिए कई सारी इवल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो देखकर जियो ने भी 1000 सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। अब जैसे वो ज़ाओफान पर अपनी सोड रिलीज करती है, ज़ाओफान ने अपनी डिमोनिक हैंड्स का यूज करते उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इन दोनों के दरमियान काफी देर तक ऐसी ही फाइट चलती रही। मीनवाइल मिस जियो ने अपना एक सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया, जिसमें ज़ाओफान घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया था। अब उसे अपने खुद के माइंड की आवाजें आने लगी, जो कि उससे कहती कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, ना ही तुम मर सकते हो। तुमने अभी तक अपना मकसद पूरा नहीं किया। जो सुनते एक बार फिर से वो मिस जियो का मुकाबला करना शुरू कर देता है। मीनवाइल जियो खुद को कोस रही थी कि उसे एक ऐसे बंदे से प्यार हुआ जो पूरी दुनिया का दुश्मन है। और उतने में ज़ाओफान ने उसे घायल करते हुए जंजीरों में ट्रैप कर दिया। हालांकि मिस जियो ने उसके सारे चेन्स और डिमोनिक हैंड्स को बर्फ में बदल कर वो उससे आजाद हो गई। वो देख पाती कि ज़ाओफान ने अपने इवल वेपन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया है। तो जियो ने भी अपनी सबसे पावरफुल हेवनली थंडर सोड फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ज़ाओफान भी उसकी इस भयानक मूव की तारीफ करता है, जहाँ पर दो बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशंस बने हुए थे और उसी से मिस जियो ज़ाओफान पर अटैक कर देती है, जिसे ज़ाओफान अपनी ब्लड फ्लेम का यूज करके काउंटर करने ही वाला था। मगर तभी लीजुन ने पीछे से आकर उस पर एक स्नेक अटैक कर दिया। उसकी रूलर ज़ाओफान की पूरी तरह से आर पार घुस चुकी थी। हालांकि ज़ाओफान अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए उसे काफी दूर पुश कर देता है, मगर तब तक मिस जियो की थंडर पावर से भी उस पर अटैक हो गया, जिसे डॉज या
काउंटर करने का मौका ही ज़ाओफान को नहीं मिला था। ली जुन और शुन को लग रहा था कि ज़ाओफान अब मर चुका होगा, मगर वो ये देखकर सरप्राइज हो गई कि ज़ाओफान ने तो जियो के अटैक को भी रोक लिया है। भले वो जियो की थंडर पावर की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था, मगर अभी तक उसने हार नहीं मानी और अब वो जियो पर जवाबी हमला करने के लिए सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जियो तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई। इस पल में उसे याद आ रहा था कि ज़ाओफान ने एक बार उसके सामने जानबूझकर हार मान ली थी, तो जियो भी अब वही करती है। उसने ज़ाओफान को खुद पर हमला करने का मौका दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो ज़ाओफान के हाथों मरना चाहती है। अगले ही पल जब जियो ने अपनी आंखें खोली तब वो देखती कि ज़ाओफान ने उस पर कोई अटैक नहीं किया था, उल्टा वो तो उससे माफी मांगते हुए नीचे गिरने लगा। अब उसे घायल होता हुआ देखकर फिनशियांग वैली के लोगों ने उस पर कई सारे फायर अटैक कर दिए, मगर तभी शाओ भी अपनी एनर्जी का यूज करती उनके सभी अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर ज़ाओफान को संभालने लगी। वो ज़ाओफान से कहती कि मैं इतना तो जान गई कि तुम रिश्तों की काफी ज्यादा कद्र करते हो, मगर तुम्हें अपने रिश्तों को इतना ट्रेजिक बनाने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही वो जियो से कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, शायद इसी वजह से कई सारे लोग तुम्हारे दीवाने हैं। और अब उसने ली जुआन के अटैक को अपनी फिंगर से ही रोकते हुए से दूर पटक दिया, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके इन सभी के फायर अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय करके उनके डिसाइपल्स को घायल कर चुकी। जो देख शुन तो हैरान होकर बता रहा था कि ये तो 9 टेल डीमन फॉक्स है। और उतने में शाओबी ने शुन के पास जाकर उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। उसके एक ही अटैक में शुन की तो वाट लग गई थी और अब शाओबी ज़ाओफान को अपने स्ट्रिंग में महफूज रखते हुए इन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर चुकी थी। वेल इस बंदी के पास भी फेरीजिन जैसे इल्यूजन टेक्निक मौजूद थी, तो उसी का यूज करते उसने कुछ लोगों को खुद पर ही अटैक करने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही ली जुन देखता है कि फिलहाल ज़ाओफान के पास कोई नहीं, तो तुरंत ही उस पर हमला करने चला गया, मगर तभी शाओ भी वहाँ आकर उसकी सोट पर पाव रखते हुए कहने लगी कि वो बेचारा घायल है और तुम उसी का फायदा उठाना चाहते। मानना पड़ेगा कि तुम फिनशियांग वैली के लोग एक नंबर के बेशरम हो। उतने में ही मोंग फाशिया ने शाओ भी पर अटैक कर दिया। उससे कह रहा था कि माफ करना, ज़ाओफान का मरना ही सबके लिए सही रहेगा, मगर उतने में ही शाओ भी ने ग्रेट प्रार्थना ब्रह्मा टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ली जुन को एक इल्यूजन में ट्रैप कर दिया। तो ली जुन उस इल्यूजन में मौजूद एक हाथ पर जोरदार अटैक कर देता है, मगर ये अटैक तो सीधा उसने मोंग फाशियन पर किया था। तब तक मिस जियो भी उस पर अपनी तलवारें रिलीज करने लगी, जिन्हें शाओबी की बॉडी से निकलने वाली ऑरा ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर उसकी हेवी सोर्ड को शाओबी ने अपने फिंगर से ही होल्ड कर लिया। वो देखते ही कि 3 लोग और उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं, तो उसने जियो की सोर्ड को साइड में हटाते हुए ली जुन और शुन के अटैक को डॉज कर लिया, जिसके बाद उस ज़ाओफान को उठाकर कहती कि दोस्तों आज के लिए इतना काफी हो गया, मेरा तुम्हारे साथ और खेलने का मूड नहीं है। और फिर वो उन पर हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए वहाँ से रवाना हो गई। उनके वहाँ से जाने के बाद मिस जियो ली जुन से पूछ रही थी कि तुमने ज़ाओफान पर स्नीक अटैक किया था ना, वो तुम्हारी ही जेड रूलर थी। तो कहता है हाँ, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मिस जियो ने उससे ये सवाल क्यों पूछा। मिस जियो तो इस टाउन की तबाही देखकर ही खुद को कोसने लगी। अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा पहले आ जाती तो शायद ये टाउन बर्बाद नहीं होता। अब अगले दिन ज़ाओफान को होश आ चुका था। शाओबी उसे बताती है कि तुम्हारी इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस है, अगर तुम्हें रिकवर होना है तो आराम करना होगा। मगर ज़ाओफान तो जिन ट्राइब के सुप्रीम एल्डर के लिए परेशान था। शाओबी कह रही थी पता नहीं वो जिंदा है या मर चुके। जो सुनते ही ज़ाओफान जैसे तैसे खुद को संभालते हुए टाउन की तरफ जाने लगा। शाओबी उससे कह रही थी कि तुम तो बियाओ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है, बियाओ या फिर मिस जियो। जिस पर ज़ाओफान कहने लगा कि फिलहाल इस बारे में फैसला लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है। बियाओ ने मेरी जान बचाई थी, तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इनफैक्ट मेरी लाइफ ही उसका दिया हुआ उधार है। वही दूसरी तरफ शांगुयांग रात भर गायब होने के बाद वापस चिली विलेज पहुँच चुका था। वो अपने लोगों को वापस सेक्ट में जाने के ऑर्डर देकर मिस जियो और मोंग फाशियन को शुक्रिया अदा करने लगा। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर चिली विलेज के लोग दोबारा से अपने घर बना रहे थे। टुमांगू कहते हैं कि अगर वो इवल डीमन अवेकन हो गया तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, सिर्फ ज़ाओफान ही हमें आजाद कर सकता है। दरअसल सुप्रीम एल्डर ने टुमांगू को बताया था कि उस लड़की के पास फ्लेम डिस्क है, सिर्फ वही एक ट्रेजर ऐसा है जो डीमन बीस्ट को सप्रेस करने की काबिलियत रखता। मैं बस दुआ करता हूँ कि मेरी मौत होने से पहले मैं उस बंदे की दोस्त को बचा पाऊँ। इस तरह से हमारा ज़ाओफान पर एहसान हो जाएगा और फिर इसे चुकाने के लिए वो मुश्किल वक्त में हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ज़ाओफान जब तक जिंदा है तब तक हमारे ट्राइब के लिए उम्मीदें कायम रहेगी। और अब कुछ दिनों के बाद ज़ाओफान और शाओ भी सुप्रीम एल्डर से मिलने के लिए अल्टर में पहुंच गए, जहां पर अब एल्डर काफी ज्यादा बीमार थे। और ज़ाओफान से कहते हैं कि मैं उस
लड़की को बचाने की कोशिश करूंगा। बस मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे ट्राइब को प्रोटेक्ट करोगे। दरअसल मेरे पास जो बोन जेड आर्टिफैक्ट था वही डीमन किंग के रिजरेक्शन की चाबी है। अगर वो अवेकन हो गया तो पूरे सदर्न कॉन्टिनेंट में तबाही मचेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस वक्त तुम मेरे ट्राइब को जरूर से प्रोटेक्ट करोगे। तो ज़ेफन उनसे वादा करता है कि वो जरूर से जिन ट्राइब की रक्षा करेगा। वही दूसरी तरफ हम फेरी जिन को देख पाते हैं जो कि किसी बंदे को चुपचाप से फॉलो कर रही थी। और अब डार्क फायर रिलीज होती हुई केव में मौजूद स्केलेटन में जान आ गई। उनके अवेकन होते ही मौसम में कई सारे बदलाव होने लगे। पूरा आसमान लाल हो चुका था और उन सारे चेंजेस को कई सारे लोगों ने भी नोटिस कर लिया। डीमन किंग कह रहे थे कि तूफान की शुरुआत हो चुकी है, अब हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ हम कई सारे पावरफुल इवल डिमोनिक बीस्ट को अवेकन होते हुए देख पाते हैं। और इसी के साथ जेड डायनेस्टी का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है और इसके सीजन 3 के वीडियोस भी हम इसी चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।